तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है। तो देखिए सबसे पहले बता दूं कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं या किसी भी क्वेश्चन के बारे में जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी बताएं कि आपने इन सभी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर दिया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान द्वारा गठित है। तो देखिए इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता करने और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो इसलिए भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा है, ये संविधान द्वारा गठित है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके साथ ही मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्यतः प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा के बहुमत दल का नेता। तो देखिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के दोनों सदनों में से यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में से सदन का एक सदस्य होना आवश्यक होता है, लेकिन लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना भी जरूरी होता है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री होता है भारत का, तो वह लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कितनी ही बार। काफ़ी आसान है कि भारत में कोई भी ऐसी लिमिट सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति 1 या 2 बार प्रधानमंत्री बने, वह कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो देखिए लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है, तो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा में जो प्रधानमंत्री होता है वह बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन देखिए जो लोकसभा की अध्यक्षता करता है कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों याद रखने हैं कि लोकसभा का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री कितने समय तक बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बने रह सकते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, 6 महीना। तो देखिए भारत में अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है और वह संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में इन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वह सिर्फ 6 महीने तक ही प्रधानमंत्री रह सकता है। उसे प्रधानमंत्री आगे बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में से इन दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, तभी वह प्रधानमंत्री रह सकता है, नहीं तो सिर्फ 6 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहेगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो देखिए जो नीति आयोग है तो इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और देखिए नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। और देखिए जो नीति है यानी कि नीति आयोग में नीति है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा काल अनुक्रम सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर 4 प्रधानमंत्रियों के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से इनका क्रम बताना है, क्रम से इनका नाम बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ये, यानी कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी और उसके बाद मोरारजी देसाई। और देखिए इनके सामने इनका कार्यकाल भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मंत्रिमंडल यानी कि संघीय बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो देखिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है, जो संघीय बैठक होती है इनकी, तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन नंबर 2 में बता दिया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25 वर्ष। तो देखिए भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है 25 वर्ष रखी गई है। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर वह लोकसभा का सदस्य है प्रधानमंत्री तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा में। तो देखिए प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाने या सरकार को गिराने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है तो ये सिर्फ केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता, केवल लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है प्रधानमंत्री के खिलाफ। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह क्या नहीं कर पाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। तो देखिए यदि कोई भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है और विपक्ष लोकसभा में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है तो वह प्रधानमंत्री अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते, यानी कि अपने पक्ष में मत नहीं डाल सकता, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। अगर वही प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता तो वह अपने पक्ष में वोट दे सकता था। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 5 वर्ष का। तो देखिए भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है, लेकिन इस पद पर वह जब तक रह सकता है जब तक लोकसभा में उसके पास बहुमत है। जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत रहेगा जब तक ही वह प्रधानमंत्री बना रहेगा। अगर उसके पास बहुमत नहीं रहेगा तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, लेकिन जो अधिकतम कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पीवी नरसिंह राव। तो देखिए जो पीवी नरसिंह राव थे ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। और देखिए इनका जो कार्यकाल था 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक का था। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा की सदस्य कौन थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। तो देखिए जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में तो उस समय ये राज्यसभा की सदस्य थी, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी थी और 1967 में लोकसभा चुनाव जीतकर ये लोकसभा की सदस्य बन गई थी। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। तो देखिए आप सभी को मालूम है कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, यानी कि विश्वास मत प्राप्त करना होता है। लेकिन चौधरी चरण सिंह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। देखिए इनका जो कार्यकाल था 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक का था। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा HD देवगौड़ा। तो देखिए जो HD देवगौड़ा थे जब इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था तो उस समय ये विधानसभा के सदस्य थे, लेकिन बाद में इन्होंने राज्यसभा का सदस्य बन गए थे, यानी कि राज्यसभा की सदस्यता ले ली थी। इनका जो कार्यकाल था 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक का था। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोरारजी देसाई को। तो देखिए जो मोरारजी देसाई थे ये जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे और जब इनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो वह पास हो गया था, तो इस कारण से इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई थे। इनका जो कार्यकाल था 1977 से 1979 तक का था। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। देखिए इनका जो कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 22 मई 1964 तक का था, जो कि काफ़ी लंबा कार्यकाल था। करीब ये 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे। देखिए इनके बाद नाम आता है इंदिरा गांधी का। ये भी काफ़ी लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनी थी, करीब 11 वर्ष ये प्रधानमंत्री बनी थी। इनका कार्यकाल 11 वर्ष का था और सबसे अधिक था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो देखिए किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे। लेकिन यहाँ पर दो नाम आते हैं। पहला नाम आता है गुलजारी लाल नंदा जी का, दूसरा नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जो गुलजारी लाल नंदा थे ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे और इनका जो कार्यकाल था मात्र 13 दिन का था। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे, इनका कार्यकाल 16 दिन का था। तो प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन जो गुलजारी लाल नंदा थे ये भी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा जी ने। तो देखिए जो गुलजारी लाल नंदा जी थे ये भारत के 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। पहली बार ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे 1964 में। उसके बाद दूसरी बार बने थे ये लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद 1966 में। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राजीव गांधी। तो देखिए राजीव गांधी सबसे कम उम्र में 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, जो कि सबसे कम थी अभी तक। देखिए इनका जो कार्यकाल था 1984 से 1989 तक का था। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए बात करें कि सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो उनका नाम है मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मोरारजी देसाई 81 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, जो कि सबसे ज़्यादा थी। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मोरारजी देसाई। तो देखिए जो मोरारजी देसाई थे ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। ऐसा क्यों किया था इन्होंने? क्योंकि देखिए चौधरी चरण सिंह से मतभेदों के कारण इन्होंने त्यागपत्र दिया था। इनका जो कार्यकाल था 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक का था। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3। तो देखिए भारत में अभी तक 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनकी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। उनके नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी हैं इंदिरा गांधी। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि बीपी सिंह, इनका पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, और दूसरे हैं एचडी देवगौड़ा। तो देखिए 2 भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विश्वास मत प्राप्त नहीं किया था, यानी कि विश्वास मत प्राप्त करने में ये असफल रहे थे और इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री बने रहने के लिए लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करना जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास। तो देखिए जो भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है तो इसकी जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होती है किसके पास होती है? तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।